उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ में इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर यूपी द इमर्जिंग वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब ऑफ इंडिया, इस विषय पर आयोजित इस विशेष सत्र में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और आज जिस वृहत रूप में हम इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं, उसके पीछे कई दिनों का कड़ा परिश्रम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों ने पूरे दुनिया के तमाम देशों में भ्रमण किया, रोड शोज, इंटरैक्टिव सेशंस, मीटिंग्स। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट के आयोजन भी किए गए और इस लंबी कवायद के बाद आज हम उत्तर प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इतने बड़े स्वरूप में यहां पर देख रहे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने में जहां तक सरकार और पूरे प्रशासनिक तंत्र का योगदान है, उससे कम योगदान आप सभी स्टेक होल्डर्स का, आप सभी उद्यमी भाइयों का भी है। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। इस 3 दिवसीय समिट के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित कर रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें उतनी ही रुचि ले रही है, क्योंकि आप जानते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे भारत सरकार के भी सभी विभागीय मंत्री, हम सब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में भी हम सारे लोग यहां पर आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने जगमगाता हुआ एक शाइनिंग एग्जाम्पल के रूप में नजर आए। इस उम्मीद के साथ हम सब भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने हैं। आज का जो विषय है उस पर आने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि कुछ ही समय पहले जिस देश ने कई सौ साल भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था, उस ब्रिटेन की इकोनॉमी को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। कोरोना पैंडेमिक ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उसमें भारत एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के रूप में है, क्योंकि जहां और दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड विकसित देश जो अपने विकसित होने पर बहुत गर्व करते रहे हैं, आज वो हाई इन्फ्लेशन से ग्रस्त हैं। आज उनकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुका है, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भी भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में दुनिया के सामने एक शाइनिंग एग्जाम्पल की तरह से स्थापित है। और भारत सरकार ने जहां इस उपलब्धि को हासिल किया है, तो उसके बाद एक नया लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जहां लॉजिस्टिक्स का विषय आता है कि अब हमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की जहां तक बात है, आने वाले समय में दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में भारत को शामिल होना है। यह क्यों जरूरी है आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल ट्रेड हो या हमारे ग्लोबल ट्रेड में कंपेटिटिवनेस का विषय हो, लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है और इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट तब कम होगी जब हम एक रोबस्ट, एक वेल इंटीग्रेटेड और एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स सिस्टम को बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने एक के बाद एक मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले अभी मेरे कॉलीग सोम प्रकाश जी ने भी आप सबको बताया कि भारत सरकार ने अभी 2022 में ही, ज्यादा समय नहीं हुआ है,
हमने अपने मंत्रालय में एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक डिवीजन सेटअप किया और उसके बाद हम देश के लिए एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए हैं। और इस नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत हमारा यही लक्ष्य है कि देश के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी आज दुनिया के तमाम देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 7 से 8% है। हम ब्रिक्स कंट्रीज को देखें तो वहां पर 9% है। लेकिन भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% है, तो उसे 5% तक घटा के हम 8% तक लाने का काम करेंगे। यह सबसे बड़ा उद्देश्य इस नई लॉजिस्टिक नीति का है। और जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो एक लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में ही हमारा वेयरहाउसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वेयरहाउसिंग की दृष्टि से मैं बात करूं तो हमने वेयरहाउसिंग को लेकर ऐसा नहीं है कि देश में काम नहीं किया। हमारे स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से और तमाम फ्रेगमेंटेड इन्वेस्टमेंट्स हमने किए, जिससे हमारे सिंपल गोडाउन्स बने। कभी हमने उसमें अनाज को स्टोर किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को स्टोर किया। लेकिन आज के समय की जरूरत क्या है? आज के समय की जरूरत है कि हम पूरे एक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को एफिशिएंट तरीके से बनाएं। और वेयरहाउसिंग का जहां तक सवाल है, वी नीड मॉडर्नाइज्ड वेयरहाउसेस, ऐसे वेयरहाउसेस जिनके अंदर हम स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे फीचर्स के साथ जो हमारे मॉडर्न समय की जरूरतें हैं, आधुनिक आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कर सके। तो जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इकोसिस्टम हमारा और बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वेयरहाउसिंग भी इसके साथ साथ अपने आप उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। लॉजिस्टिक नीति के साथ साथ देश के अंदर आज 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कदम उठाया भारत सरकार ने, वो प्रधानमंत्री गति शक्ति, द नेशनल मास्टर प्लान फॉर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। भारत सरकार की एक सोच है, दुनिया के सामने और देश के सामने हमने एक मॉडल रखा है कि पहले की जो परंपराएं थी, पहले की जो हमारी भारत सरकार की कार्य करने की पद्धति थी, उसमें हमारे सारे अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग साइलोज में काम करते थे। यानी एक विभाग क्या कर रहा है, दूसरा विभाग क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सोच को लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करेगी, यानी एक देश, एक सोच और एक कार्य पद्धति, और पूरी सरकार एक यूनिट की तरह काम करेगी। और इस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत हम प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए, जिसमें हमने 16 जो हमारे अलग अलग मंत्रालय हैं उनके बीच में साइलोस को तोड़ा। एंड वी डिसाइडेड कि इन सारे मंत्रालयों के जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेल है, रोड है, टेलीकॉम है, एयरपोर्ट्स हैं, ये जितने भी हमारे कनेक्टिविटी से एसोसिएटेड जो अलग अलग हमारे मंत्रालय प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, उसकी हम एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करें और हम उसका एक कलेक्टिव और इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूशन करें। और इस सोच के साथ हम आगे बढ़े। और इसमें आज कई 100 डेटा लेयर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे हमारे स्टेट्स इस पूरे गति शक्ति मास्टर प्लान पे ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में, जहां तक डेटा लेयर्स ऐड करने की बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज आप देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट के रूप में उभर रहा है। बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक नए दौर की नई सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक बदला हुआ और एक विकासोन्मुखी, एक प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपने इस बार के बजट प्रोविजंस को भी देखा। बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने सप्तऋषि की बात की है, 7 की प्रायोरिटीज,
And one of those 7 key priorities is infrastructure. और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम हुआ है। मुझसे पहले भी सारे वक्ताओं ने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो 8% देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और जहां आज रोड नेटवर्क की जो 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, या रेलवे नेटवर्क जो 16,000 किलोमीटर से ज्यादा है, या एक्सप्रेसवेज, इन सब की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट हो चुका है। एंड इट इज नाउ बीइंग कॉल्ड द स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवेज। देयर आर सो मेनी एक्सप्रेसवेज व्हिच आर कमिंग अप। ऑल दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट। एंड एयरपोर्ट्स का आपने देखा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बताया 21 एयरपोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स की संख्या वाला राज्य होने जा रहा है। इतनी तेजी से काम चल रहा है। और इसके साथ ही इनलैंड वाटरवेज भी हमारा आज प्रयागराज, वाराणसी से होता हल्दिया पोर्ट तक जा रहा है, यानी कि अब वो भी एक हमारे पास एक्सपोर्ट हब्स के लिए एक सहूलियत है। अभी आप सुन रहे थे, जैन साहब को सुन रहे थे, उन्होंने अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बताया। तो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1100 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश के 20 राज्यों से होकर गुजर रहा है। और उसमें जैन साहब आप एक बीच में लाल हिस्सा दिखा रहे थे, तो वो लाल हिस्सा चुनार से दीनदयाल उपाध्याय नगर का, वो तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, वहीं आपकी गति स्लो है। तो मुझे देखकर थोड़ा दुख हुआ कि गति भी स्लो हुई, तो मेरे वाले हिस्से में ही हो गई। तो वी हैव टू पे मोर अटेंशन टू दिस। और इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा कॉन्सेप्ट आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि रेलवे को अपना फ्रेट कैरेज में शेयर बढ़ाना है, और इसलिए ये जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे सबसे बड़ी बात है कि यूपी से होकर गुजर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, हमारे एक्सपोर्ट हब्स हैं, हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको ये सारी सुविधाएं जो धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो हमारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से विकसित हो रहा है, इन सबसे लाभान्वित होने जा रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों में इन्वेस्टर्स के लिए कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमको समझने की जरूरत है कि आपके लिए प्रबल संभावनाएं हैं, और जरूरत इस बात की है कि आप इसका उपयोग करें। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो भी संभव प्रयास है वो कर रही है। गुड गवर्नेंस एक तरफ है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी उठ रहा था। उत्तर प्रदेश हैज इंप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड टुडे द परसेप्शन फॉर उत्तर प्रदेश हैज चेंज्ड। It is not the same old Uttar Pradesh where investors or the industrialists were afraid of coming. So now you see an environment which is much more investment friendly. और उत्तर प्रदेश को आज हम एक आइडियल डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं, जहां पे यहाँ की सरकार तमाम तरीके का पॉलिसी सपोर्ट आपके लिए लेकर आ रही है, तमाम तरीके के रिफॉर्म सरकार लेकर आ रही है। A lot of those things have been explained in the presentations. I don't want to repeat them. But you know how keen the government of UP is to support the investors, the industrialists. So my appeal to you as a union minister is come and invest in Uttar Pradesh, and you have ample opportunities available in your sector as well. तो आप सब आइए और यहाँ पर निवेश करिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार भी, जैसे भारत की सरकार लेकर आई एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र पर चलते हुए जो आपके प्रेजेंस में हमें नजर आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, एक नए चश्मे से देख रहे हैं। आप भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैं ये मानती हूं कि देश को आगे लेकर जाना, प्रदेश को आगे लेकर जाना, ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये केवल प्रशासनिक तंत्र नहीं कर सकता, ये केवल सरकार नहीं कर सकती, ये केवल इंडस्ट्रीज नहीं कर सकते, बल्कि हम सबको, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल एफर्ट, एंड दिस हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। हम सबके सामूहिक प्रयास से, सारे स्टेक होल्डर्स के कलेक्टिव विजन और अप्रोच से एक दूसरे के साथ हमको एक सपोर्टिव, और सरकार आपके लिए पूरी तरीके से फैसिलिटेटिव है, सपोर्टिव है, और हमें एक साथ मिलकर वी हैव टू वर्क हैंड इन हैंड and take Uttar Pradesh to newer heights. That is all I want to say.
Once again, thank you very much for joining us in such huge numbers, and I'm very hopeful, I'm very optimistic that the intention with which this 3-day Global Investors Summit has been organized, it will be successful in its agenda, और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. I think that gave the session enough